नमस्कार। राजनीति विज्ञान के मूल आधार विषय के अंतर्गत लोकतंत्र की व्यवस्था का अध्ययन करने के उपरांत आज हम अधिनायकवादी व्यवस्था के बारे में जानकारी लेंगे। लोकतंत्र जैसा हमने देखा एक जीवन दर्शन जो स्वतंत्रता समानता के मानवीय मूल्यों पर आधारित है, व्यक्ति मात्र की गरिमा में विश्वास करता है। उसके नितांत विपरीत व्यवस्था के रूप में अधिनायक तंत्र या अधिनायकवादी व्यवस्था है, जिसे एक प्रकार से तानाशाही का रूप माना जाता है। न्यूमैन ने इसीलिए माना है कि अधिनायक तंत्र से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के शासन से है, और ऐसा शासन जो राज्य की सत्ता पर बलपूर्वक अपना अधिकार कायम कर लेते हैं और उस राज्य सत्ता का असीमित रूप में मनमाना प्रयोग करते हैं। ऐसी व्यवस्था जो शक्ति और सत्ता के असीमित प्रयोग या अपने मनमाने प्रयोग पर आधारित है, उसे न्यूमैन के अनुसार हम अधिनायकवादी रूप में जानते हैं। फोर्ड ने भी ये माना है कि राज्य के अध्यक्ष द्वारा असाधारण और विधानेतर सत्ता प्राप्त कर लेना ही अधिनायकवाद होता है। इसका मतलब है अधिनायकवाद वंशानुगत या वंश परंपरागत नहीं होता, बल्कि शक्ति के अनाधिकार प्रयोग के माध्यम से बलपूर्वक अधिकार कायम करने की प्रक्रिया के माध्यम से असीमित रूप में सत्ता का प्रयोग करने की नियति के रूप में अधिनायकवाद अपने आप को अभिव्यक्त करता है। इस रूप में अधिनायकवाद प्राचीन इसका रूप है। कुछ नवीन प्रकार का जो अधिनायकवाद है वो भी सामने आता है, जिसमें सर्वाधिकारवादी और स्वेच्छाचारी और उपनिवेशवादी रूप में भी एक प्रकार से अधिनायक तंत्र अपने आप को अभिव्यक्त करता है। अब हम ये देखते हैं कि अधिनायकवाद के उत्कर्ष या विकास के कारण क्या रहे। सबसे पहले तो जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रकार की व्यवस्थाएं और संस्थाएं स्थापित की गई थी, समाज उनको बहुत सहज रूप में स्वीकार नहीं कर पाया और उनके सफलता के प्रति एक प्रकार का अविश्वास था, और उस अविश्वास से उत्पन्न भय को कवर करने के लिए या उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक तानाशाही प्रवृत्ति विकल्प के रूप में उपस्थित हुई, जो हमें अधिनायकवाद की तरह से दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के काल में जो वर्साई की संधि हुई थी, उसमें विश्व युद्ध की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अधिकांश देश जो हैं, जो एक प्रकार से महाशक्तियों के मनमानी शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य हो गए थे। ये वर्साई की संधि एक प्रकार से कुछ देशों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली, अनाधिकार शक्ति और चेष्टाओं को मजबूरन स्वीकार करवाने वाली संधि प्रक्रिया के रूप में स्थापित हुई। तो वर्साई की संधि से भी एक प्रकार का असंतोष कायम हुआ, और ये असंतोष प्रथम विश्व युद्ध के बाद अधिनायकवादी व्यवस्था के रूप में सामने आया। कई देशों के लिए लोकतंत्र का स्वरूप नवीन था। हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था का अध्ययन जब किया था, तो उसी क्रम में हमने एक तत्व ये भी देखा था कि लोकतंत्र की सफलता के लिए लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि का होना जरूरी है, लोकतांत्रिक परंपराओं की उपस्थिति का होना जरूरी है, क्योंकि जहाँ लोकतंत्र को अनुकूल पृष्ठभूमि नहीं मिलती, वहाँ लोकतंत्र की सफलता संदेहास्पद हो जाती है। तो अधिनायकवादी व्यवस्था की उत्पत्ति का एक कारण ये भी था कि जिन देशों में लोकतंत्र की स्थापना की गई थी, उन देशों में पूर्व में लोकतंत्र की उपस्थिति की कोई पृष्ठभूमि या धरातल मौजूद नहीं था।
अधिकांश देशों के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था सर्वथा नवीन थी, इसलिए उसके प्रति वो विश्वास कायम नहीं हो पाया जैसा कि एक उम्मीद की जा रही थी या एक विचार किया जा रहा था। इसलिए लोकतंत्र नवीन होने के कारण भी अधिनायकवादी व्यवस्था की उत्पत्ति के बीज उपस्थित हो गए। इसी प्रकार आर्थिक आत्मनिर्भरता की नीति का प्रतिपादन किया गया कि विभिन्न देश विकास के दौर में अपनी सफलता तभी सुनिश्चित कर पाएंगे, अपना महत्वपूर्ण स्थान तभी बना पाएंगे जबकि वो आर्थिक रूप में सक्षम होंगे या आर्थिक रूप में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनेंगे। आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और पूर्ति के लिए विभिन्न राजनैतिक व्यवस्थाओं ने लोकतंत्र की बजाय अधिनायकवाद के प्रति अपना रुझान और विश्वास अधिक अभिव्यक्त किया, क्योंकि इन राजनैतिक व्यवस्थाओं और उनके संचालकों की मान्यता थी ये एक प्रकार का विचार था कि यदि लोकतंत्र को अपनाकर और विकास की तरफ अग्रसर होने का प्रयास किया जाएगा तो वो बहुत मंद गति रहेगी। जो आर्थिक और अन्य प्रकार के स्रोत हैं, इन स्रोतों का लोकतंत्र की प्रक्रिया में विकास के नज़रिए से वैसा संतुलित प्रयोग नहीं हो पाएगा जो कि विकास की तीव्र गति के लिए आवश्यक होता है। इसलिए आर्थिक रूप में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने और विकास के दौर में अपने आप को महत्वपूर्ण स्तर पर कायम करने की इच्छा से भी विभिन्न देशों ने लोकतंत्र की बजाय अधिनायकवादी व्यवस्था के प्रति अधिक विश्वास दिखाया। इसी प्रकार विश्व युद्ध के उपरांत जो आर्थिक संकट देखे गए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी भी आई और आर्थिक तत्व के आधार पर राजनीतिक स्थितियों के निर्धारण का जो एक प्रकार का आधार तैयार हुआ, उसने भी अधिनायकवादी व्यवस्था के प्रति रुचि को या रुझान को बढ़ा दिया। और ये आर्थिक संकट जिनसे मुक्ति प्राप्त करने का एक साधन ये माना जाता है कि जितना शीघ्र निर्णय लेके उसको शीघ्र लागू करने की नीति अगर अपनाई जाएगी या निर्णय लिया जाएगा तो उससे विकास की गति को बल मिलता है। तो आर्थिक संकट में लोकतांत्रिक औपचारिकता को पूरा करने की बजाय, एक लंबे प्रोसीजर को पूरा करने के बजाय शीघ्र और व्यापक निर्णय लेकर उसको लागू करने की प्रक्रिया के रूप में आर्थिक मंदी और आर्थिक अभावों की स्थिति से अपने आप को उबारने के प्रयास के रूप में अधिनायकवादी व्यवस्था अधिक कारगर प्रतीत हुई। और जो प्रथम विश्व युद्ध की स्थापना के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, ये राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सद्भावना और सौहार्द स्थापित करने में लगभग असमर्थ रहा और इसलिए राष्ट्र संघ असफल हो गया। राष्ट्र संघ की असफलता ने भी एक प्रकार से लोकतंत्र के प्रति मोह भंग का कार्य किया और विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं अपना जो कहना चाहिए विकास और अपनी गति अधिनायकवादी व्यवस्था के माध्यम से ही पूरा करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड या ज़्यादा उत्सुक दिखी। और लोकतंत्र के जो आदर्श हैं वो इन नवीन देशों के लिए, छोटे देशों के लिए, उन देशों के लिए जहाँ लोकतंत्र की परंपराएं पहले से मौजूद नहीं थी, उन देशों के लिए लोकतांत्रिक मूल्य जो हैं वो थोड़े कठिन प्रतीत हुए। इसलिए उस कठिनता के साथ प्रयोग करने की बजाय उन्होंने अपना रुझान अधिनायकवादी व्यवस्था की तरफ दिखाया। अधिनायकवादी व्यवस्था इस रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बहुत व्यापक व्यवस्था के रूप में अभिव्यक्त हुई। अब यदि हम अधिनायकवादी व्यवस्था के लक्षणों का अध्ययन करें तो सबसे पहला लक्षण है कि ये अधिनायकवादी व्यवस्था लोकतंत्र की विरोधी है, लोकतंत्र का समर्थन नहीं करती। लोकतंत्र जहाँ
व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर जन भागीदारी को सुनिश्चित करने का समर्थन करता है, व्यक्ति मात्र के सम्मान और गौरव में विश्वास करता है। अधिनायकवादी व्यवस्था लोकतंत्र के इन मूल्यों को अस्वीकार करती है या उसे मान्यता नहीं देती। दूसरा, अधिनायकवादी व्यवस्था लोकतंत्र की विरोधी होने के साथ साथ जो उदारतावाद है, जो एक प्रकार का वैचारिक और सिद्धांतों के रूप में लचीलेपन का सूचक या द्योतक माना जाता है, उस उदारतावाद का विरोधी है। और जो सार्वजनिक जीवन पर स्वतंत्रता की बजाय कठोर नियंत्रण कायम करना चाहता है अधिनायकवाद। और अधिनायकवादी व्यवस्था हिंसा और शक्ति का प्रयोग करने में भी परहेज नहीं करती या हिंसा और शक्ति का प्रयोग करने में विश्वास करती है। इस प्रकार से एक सर्वाधिकारवादी नियंत्रण व्यवस्था के रूप में अधिनायकवाद पुलिस राज्य के रूप में स्थापित होता है। ये अधिनायकवादी व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी है, नागरिकों में भय या डर उत्पन्न करके शक्ति का वांछनीय प्रयोग करने का या अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने का समर्थन करता है। इस प्रकार से ये अधिनायकवादी व्यवस्था उग्र राष्ट्रवाद, जो कि हिंसा और उग्रता पर आधारित है, शक्ति के बलपूर्वक प्रयोग पर आधारित है, इस प्रकार के उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन करता है। और प्रवृत्ति के रूप में यदि देखा जाए तो अधिनायकवाद सर्वाधिकारवादी व्यवस्था है, जो प्रत्येक क्षेत्र में एक नियंत्रणकारी या बाध्यकारी साधनों के माध्यम से नागरिकों में भय उत्पन्न करके उनकी स्वतंत्रता और समानता की नीति को बाधित करके अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार व्यवस्था का संचालन करते हैं। इसलिए अधिनायकवादी व्यवस्था सर्वाधिकारवाद का सूचक कहा जाता है, जिसमें किसी प्रकार का स्वतंत्रता या समानता का स्थान नहीं होता। ये अधिनायकवादी व्यवस्था अधिकांशतः एक दलीय व्यवस्था के रूप में, एक व्यक्ति के शासन के रूप में स्थापित होती है। जैसे व्यक्तियों को स्वतंत्रता नहीं है, उसी प्रकार राजनीतिक दलों को, इकाइयों को, समूहों को किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं होती। इसलिए दल गठन की प्रक्रिया भी बहुत सीमित होती है, यहाँ तक कि सिर्फ एक ही प्रकार का राजनीतिक दल या एक दलीय शासन होता है। इसमें शक्ति जो है वो विकेंद्रीकृत नहीं होती, बल्कि शक्ति का अधिकाधिक केंद्रीकरण किया जाता है और अधिकाधिक केंद्रीकृत शक्ति के माध्यम से उसका इच्छानुसार प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये अधिनायक तंत्र जो है वो एक दल, एक नेता और एक कार्यक्रम की नीति, जिसमें विकल्प के रूप में, विरोधी के रूप में किसी दूसरे दल, नेता या कार्यक्रम का अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार की एक बहुत तानाशाही प्रवृत्ति की उग्र शक्ति प्रयोग के, बल प्रयोग के या सत्ता के अबाधित प्रयोग के प्रयासों पर आधारित ये व्यवस्था मानी जाती है। ऊपरी तौर पर देखने में ऐसा लगता है कि गैर लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक होने के कारण अधिनायकवादी व्यवस्था कोई बहुत विशेष प्रशंसनीय नहीं है या इसका कोई लाभ नहीं होता होगा, लेकिन अधिनायकवादी व्यवस्था के कुछ गुण हैं, जैसे शासन में एकता और कुशलता बनी रहती है। लोकतंत्र में क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का शासन है, जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। आम तौर पर ये कहा जाता है कि जनता राजनीतिक कार्यों के लिए इतनी ज़्यादा उत्सुक नहीं होती, राजनीति का विषय और क्षेत्र जनता के लिए बहुत रुचिकर नहीं होता, इसलिए उस क्षेत्र में जनता उदासीन रहती है। लेकिन फिर भी क्योंकि उन्हीं के द्वारा कार्य किया जाना है, तो एक प्रकार की अकुशलता का दोष लोकतांत्रिक व्यवस्था में आता है। लेकिन अधिनायकवादी व्यवस्था में शासन में एकता बनी रहती है, अनावश्यक विरोध और आलोचना की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसलिए शासन में कुशलता देखी जाती है। उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं होता, क्योंकि एक ही दल होता है, एक ही नेता होता है, एक ही कार्यक्रम होता है, और अगर इसमें किसी प्रकार की असफलता होती है तो उसके लिए वही दल और नेता जिम्मेदार होता है। उसको जो जिम्मेदारी है उसका विभाजन नहीं होता, उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं किया जा सकता। संकट काल में
तुरंत निर्णय लेके उसको तुरंत लागू करने की आवश्यकता होती है, और इस आवश्यकता की पूर्ति जो है वो अधिनायक तंत्र में लोकतंत्र की बजाय अधिक उचित और अधिक कारगर तरीके से हो सकती है। तुरंत निर्णय लेके उसे तुरंत लागू करने की प्रक्रिया, इसलिए अधिनायक तंत्र संकट काल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था मानी जाती है। अधिकांश व्यवस्थाओं में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी, यदि हम भारत का उदाहरण अगर हम लें, भारत में भी आपत्ति काल में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है, जो एक प्रकार से संकट काल होता है, और इसमें नियंत्रण और व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है एक बहुत केंद्रीकृत इकाई की हो जाती है। फिर अधिनायकवादी व्यवस्था का एक गुण ये भी है कि इसमें राष्ट्रवाद का, राष्ट्रीय भावना का विकास होता है, क्योंकि आलोचना या अनावश्यक विरोध की कोई ना तो इजाज़त होती है ना गुंजाइश होती है, इसलिए राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। फिर अनावश्यक धन और समय का व्यय नहीं होता, इसलिए एक प्रकार की मित व्यय व्यवस्था, जिसमें कम से कम व्यय करके अधिकतम लाभ जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए व्यवस्था मितव्ययी व्यवस्था है, और इसमें समाज में बहुमुखी विकास के आयाम निर्धारित होते हैं और उनकी पूर्ति और प्राप्ति संभव होती है। अब यदि हम अधिनायकवादी व्यवस्था के दोषों का मूल्यांकन करें, तो सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें, क्योंकि स्वतंत्रता और विचार विनिमय और अभिव्यक्ति की कोई व्यवस्था नहीं होती, किसी प्रकार का अधिकार दिया नहीं जाता, उस स्थिति में जो विवेक और स्वतः प्रेरणा है, जो किसी भी राजनैतिक व्यवस्था को सहज और सरल बनाती है, गम्य बनाती है, उस विवेक और स्वतः प्रेरणा का अधिनायकवादी व्यवस्था में पूरी तरह अंत हो जाता है, जो एक प्रकार से बहुत बड़ा नुकसान है या बहुत बड़ी हानि है। ये इस प्रकार की व्यवस्था है अधिनायकवाद, जो कि युद्ध को, उग्रता को प्रोत्साहन देती है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग और समन्वय के नजरिए से अधिनायकवाद व्यवहारिक रूप में उपयुक्त व्यवस्था की तरह से अपने आप को उस श्रेणी में स्थापित नहीं कर पाता। इसके अतिरिक्त अधिनायकवादी व्यवस्था क्योंकि वंशानुगत नहीं होती, ये शक्ति के जबरन प्रयोग और उसके बल पर आधारित होती है, इसलिए एक तानाशाह के उपरांत एक कहना चाहिए अधिनायक के बाद दूसरा अधिनायक भी उतना ही योग्य और सक्षम होगा, इसका कोई आश्वासन नहीं होता। योग्य उत्तराधिकारी का इस अधिनायकवादी व्यवस्था में कोई आश्वासन नहीं होता, कोई निश्चितता नहीं होती, इसलिए एक प्रकार की अनिश्चित प्रकार की संभावनाओं का जो वातावरण है वो अधिनायकवादी व्यवस्था में होता है। अधिनायकवादी व्यवस्था का एक दोष ये भी है कि इसमें शासन शक्ति का अनावश्यक दुरुपयोग किया जाता है। सदैव अधिनायकवादी व्यवस्थाएं लोक कल्याण के लिए ही कार्य करेंगी ऐसा प्रतीत नहीं होता। ये ऐसी व्यवस्था है अधिनायकवादी व्यवस्था जो राज्यवाद का समर्थन करती है। व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता और उसके कल्याण की तुलना में राज्यवाद को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो इसलिए एक प्रकार से राज्य की तानाशाही व्यवस्था है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। और क्योंकि ये शक्ति और बल प्रयोग पर आधारित है, इसलिए जब तक शक्ति और बल है तब तक ये राज्य व्यवस्था रहेगी, और जैसे ही शक्ति या बल थोड़ा कमजोर हुआ तो राज्य व्यवस्था में अस्थायित्व या अस्थिरता का दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए अधिनायकवादी व्यवस्था को अस्थायी शासन व्यवस्था के दोष से भी ग्रसित देखा जाता है। तो ये अधिनायकवादी व्यवस्था जो है वो मूलतः एक इमरजेंसी अरेंजमेंट के रूप में या आपत्ति काल में कुछ समय के लिए कुछ लाभ प्रदान करने वाली व्यवस्था प्रतीत हो सकती है, लेकिन अंततः लोकतंत्र के मुकाबले में अधिनायकवाद अपने आप को कहीं भी स्थापित नहीं कर सकता। इसीलिए जब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या अधिनायकवाद लोकतंत्र का विकल्प है,
तो उसमें इसको अभिव्यक्त करने में जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उस मूल्यांकन का एक सार यही लगता है कि अधिनायकवाद का विकल्प लोकतंत्र ही है। लोकतंत्र का विकल्प अधिनायकवाद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र जिस मानवीय गरिमा और गुणों की उत्कृष्टता के स्तर पर स्थापित है, श्रेष्ठता के स्तर पर स्थापित है, वो स्तर तुलनात्मक रूप में अधिनायकवाद का नहीं हो सकता। एक व्यापक रूप में जन कल्याण की जो परिधि और जो लक्ष्य लोक कल्याण में समाहित है वो अधिनायकवाद से कभी भी पूरा नहीं हो सकता। शक्ति के दुरुपयोग की कोई संभावना लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं है। अधिनायकवादी व्यवस्था में हर कदम पर शक्ति और बल के माध्यम से भय उत्पन्न करके और कहना चाहिए एक तरह से राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय भावना को जबरदस्ती आरोपित करने का प्रयास किया जाता है, उसको स्वाभाविक रूप में विकसित करने की चेष्टा नहीं की जाती। तो ये ऐसे दोष हैं जो बिल्कुल सिद्ध करते हैं कि लोकतंत्र और अधिनायकवादी व्यवस्था, इन दोनों में से यदि चयन का स्तर आता है तो लोकतंत्र की श्रेष्ठता के समक्ष अधिनायकवाद अपने आप को किसी भी रूप में स्थापित नहीं कर सकता। धन्यवाद।